गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माँ दुर्गा क्लासेस, जहाँ सफलता एक जिद है, जहाँ सफलता एक जिद है, अर्थात परीक्षार्थियों को सफल बनाने के लिए माँ दुर्गा क्लासेस सदैव तत्पर है। और मैं चंद्रेश सर आज आप लोगों के परीक्षा के ध्येय से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस टॉपिक से आपके कुल 30 चुनिंदा प्रश्न हैं। इस टॉपिक को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस टॉपिक से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हैं। तो चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, बाल विकास में यह सीडीपी का पहला प्रश्न है, अर्थात पेडोलॉजी का पहला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ध्यान देंगे, विकल्प आपको चारों सही लगेंगे, लेकिन जो सही उत्तर होगा उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और छाटेंगे। पहला विकल्प है धैर्य और दृढ़ता। दूसरा, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तीसरा, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। और चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता। तो देखिए, सब कुछ तो होना चाहिए आपके हिसाब से। विकल्प सारे के सारे सही होंगे, लेकिन देखिए, विषयों के ज्ञान में दक्षता, क्या कोई शिक्षक पूर्ण रूप से दक्ष हो सकता है? तो नहीं। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, क्या पढ़ाने में सारे शिक्षक दक्ष हो सकते हैं? नहीं, पूर्ण रूप से दक्ष नहीं हो सकते। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, 2 विकल्प बचे हैं। तो सबसे सही विकल्प आपका है धैर्य और दृढ़ता। तो अतः पढ़ाने की उत्सुकता भी गलत हुआ, सही विकल्प हुआ धैर्य और दृढ़ता। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 2, ध्यान दीजिए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, पेडोलॉजी के प्रश्न सारे के सारे उत्तर आपको सही लगेंगे, लेकिन सही उत्तर की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, पहला विकल्प है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। क्या यह सही है? हमारे हिसाब से यह विकल्प सही नहीं है। दूसरा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, चर्चा करने से यह विकल्प कुछ ठीक समझ में आता है। तीसरा देखते हैं, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। क्या यह सही है? यह सही नहीं है। अगला है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। यह भी सही नहीं है। अतः आपका विकल्प सही होता है बी। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या तार्किक रूप से क्या करता है? वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो चिंतन प्रारंभ करने की वो अवस्था कौन सी है? देखिए, तो इसमें जीन पियाजे के अनुसार जो अवस्था है उसी के विषय में चर्चा किया गया है।
तो बालक तर्क करना कब शुरू करता है? तो वह उम्र है उसका 7 वर्ष। 7 वर्ष से उसका तर्क करना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहली अवस्था इनकी कौन सी है? यह जो 0 से 2 वर्ष है। फिर दूसरी अवस्था है यह है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष। और चौथी है 11 से 18 वर्ष या 15 वर्ष। ठीक है, तो इसमें आपका सही विकल्प होता है कौन सा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो विकल्प है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध बढ़ाने की तकनीकी से। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा, देखिए मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण अर्थात मन में किसी प्रकार का जो क्या हो, चित्र उपस्थित हो, या अर्थात बालक क्या करे, कल्पना करता है, तो वह क्या है? मन क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अतः आपका विकल्प सही होगा सी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा तरीका सबसे बेहतर तरीका है? तो देखिए विकल्प है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ठीक, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना। तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। चौथा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखिए कौन विकल्प इसमें सही होगा? पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री, जरूरी नहीं है। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना, यह कुछ हद तक सही है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, इससे आप कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कह रहा है उस प्रकार से नहीं हो सकता है। अर्थात यह तीनों विकल्प आपके गलत होते हैं। चौथा है अक्षमता के अनुरूप, अर्थात बालक की जो अक्षमता है उसके अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके, अर्थात आपका विकल्प डी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो देखिए एक शब्द यहाँ आपको मिला, क्या? सृजनात्मकता। तो ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिएगा। पहला विकल्प है प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। चौथा, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो देखिए इसमें सृजनात्मकता का पोषण करने का संबंध किससे है? तो अच्छे अंक प्राप्त करना, यह भी नहीं है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों की विद्यार्थी शिक्षण, यह भी नहीं है। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से ही लक्ष्यों की, जहाँ से बालक सोचना तय ही नहीं करता वहाँ से। तो अतः आपका विकल्प कौन सा सही होगा? आपका विकल्प सही होगा ए। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी को
अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, अर्थात अवसरवादी, जहाँ बालक को क्या हो, अवसर की प्राप्ति हो, अर्थात वह विकल्प अधिकाधिक रूप में सही होता है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा कि बालक को अवसर मिलना चाहिए। अगला प्रश्न, जीन पियाजे से यह प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किकता चिंतन करना आरंभ करता है, अर्थात जिसमें बालक की क्या हो, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, वह अवस्था कौन सी होती है? तो वह अवस्था अंतिम अवस्था है बालक की। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अतः आपका विकल्प सही होगा ए। अगला प्रश्न, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, आप बताइएगा। पहला विकल्प, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री यानी शिक्षण सामग्री, कौन सी सामग्री? शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तीसरा, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। चौथा, वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो इससे आपका स्पष्ट होता है कि आपका ऊपर का तीनों विकल्प क्या है? रॉन्ग होता है, गलत होता है। आपका सही विकल्प है डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? देखिए, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता क्या होना चाहिए? नहीं, एक शब्द आया है नहीं, नहीं मानना चाहिए। देखिए विकल्प है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तीसरा, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। चौथा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो क्या शैक्षिक संस्थान ही एक ऐसा मात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है? नहीं, शिक्षा 3 प्रकार से ग्रहण किया जाता है। एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा दूरस्थ। तो केवल शिक्षण संस्थान यानी शैक्षिक संस्थान ही ऐसे नहीं है जहां पर क्या हो, अधिगम प्राप्त होता है। अनौपचारिक तरीके से व्यक्ति को कहीं पर किसी भी वस्तु से शिक्षा प्राप्त हो सकता है। अर्थात आपका विकल्प सही होगा डी, यही नहीं है और बाकी सब हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी
देखिए इनके विषय में क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। विकल्प 1 है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। दूसरा है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरा, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। चौथा, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो देखिए चौथा विकल्प तो बिल्कुल रॉन्ग है, और तीसरा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। नहीं, इससे बालक कुंठित भी हो सकता है। पहला है माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से यह सही नहीं है। देखिए अब बचा आपका विकल्प बी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीडी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि बालक दृष्टिबाधित है, तो श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो आपका कौन सा विकल्प सही होता है? आपका विकल्प सही होता है बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? क्या शब्द मिला? नहीं है। देखिए प्रश्न पढ़ते समय आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न में नहीं पूछे और हाँ समझकर आप क्या करें, टिक करके चले आएं। ठीक है, तो चलिए पूछा है नहीं है। विकल्प देखिए, पहला विकल्प है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तीसरा, सान्निध्य की आवश्यकता। चौथा, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो देखिए इसमें साफ साफ आपको विकल्प मिल रहा है, कौन सा सही है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह क्या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध रखता है? बिल्कुल नहीं रखता है, अतः आपका विकल्प बी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला विकल्प है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। दूसरा, सभागार। तीसरा, घर। चौथा, खेल का मैदान। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका न तो खेल का मैदान होगा, न तो घर होगा, और न तो सभागार होगा। आपका सही विकल्प होगा ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, चलिए अगला विकल्प, डॉट 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 को एक अभिप्रेरिक शिक्षण का संकेतन माना जाता है। पहला विकल्प है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तीसरा, कक्षा में एकदम खामोशी। चौथा, कक्षा में अधिगम उपस्थिति। तो देखिए एक अभिप्रेरक शिक्षण का संकेतन क्या हो सकता है? क्या कक्षा में अधिगम उपस्थित हो सकता है? नहीं। कक्षा में एकदम खामोशी हो सकता है? नहीं। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य? यह भी नहीं। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी अवसर प्राप्त करना। अतः विकल्प बी सही होता
है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? देखिए फिर आ गया प्रश्न में नहीं है। पेडोलॉजी के प्रश्न अब अधिकांशतः ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें क्या नहीं है अधिक होता है। तो चलिए ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। दूसरा, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। तीसरा, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। अगला, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। एक शब्द मिला रटना, रटने की क्षमता। ठीक है, तो जो आपका एनसीएफ 2005 है वह इस पर बल नहीं देता, अतः आपका यही विकल्प क्या होगा, गलत होगा। ऊपर बाकी सब सही है। वह प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, बिल्कुल सही। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है या सोचता रहता है, बिल्कुल सही। वह जो नए परिवेश में स्वयं को क्या कर ले, समायोजित कर ले, बिल्कुल सही। अतः आपका विकल्प प्रश्न के हिसाब से सही होगा डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। एक परिभाषा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है, या यह कथन किसने कहा है? क्या पावलोव ने कहा है? बिल्कुल नहीं। कोहलबर्ग ने कहा है? बिल्कुल नहीं। स्किनर महोदय ने कहे हैं? नहीं। कौन कहा है? जीन पियाजे। अतः आपका कौन सा विकल्प सही होता है? आपका विकल्प सही होगा डी, जीन पियाजे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कृतिका, जो एक लड़की है कृतिका, अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, अर्थात कृतिका एक लड़की है जो घर में अधिक बात नहीं कर पाती, लेकिन विद्यालय में वह अधिकाधिक बात करती है। तो क्या दर्शाता है निम्न में से? चलिए ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। दूसरा, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चौथा, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। क्या अवसर देता है विद्यालय आपको भी? बिल्कुल नहीं। तो यह तो बिल्कुल रॉन्ग होता है। क्या शिक्षक की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें? बिल्कुल नहीं। क्या कृतिका को अपना घर पसंद नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। किसको घर नहीं पसंद है? तो तीन विकल्प तो आपके ऐसे ही गलत हो गए। अतः आपका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प सी सही होगा। आपका इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है या संबंधित है? ठीक है, तो पहला है सामाजिक दर्शन, दूसरा मीडिया मनोविज्ञान, तीसरा शिक्षा मनोविज्ञान, चौथा शिक्षा समाजशास्त्र। तो देखिए, जो सब कुछ समझने की बात हो रही है, सामाजिक दर्शन में
बिल्कुल नहीं हो सकता। मीडिया मनोविज्ञान में बिल्कुल नहीं हो सकता। शिक्षा समाजशास्त्र में नहीं हो सकता। किस में हो सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में हो सकता है। अतः आपका विकल्प सी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, विकल्प है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। दूसरा, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। तीसरा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बिल्कुल करती है। चौथा, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो ध्यान दीजिए, अभिप्रेरणा कभी भी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग नहीं करती और न ही एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है और न ही स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। वह क्या करती है? बालक में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा क्या होता है? बालक को अभिप्रेरित करके ही तो सिखाया जाता है, अर्थात बालक जब रुचि लेगा तभी सीखेगा और रुचि लेने के लिए बालक को क्या करना होगा? अभिप्रेरित करना होगा। अतः आपका विकल्प सी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली ... की ओर संकेत करती है। तो विकल्प है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया। तीसरा, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। चौथा, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो ध्यान देंगे इसमें नीचे के तीनों उत्तर गलत हैं। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्प ए सही होगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन क्या करें? अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतः आपका विकल्प ए सही है। अगला, ध्यान दीजिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो देखिए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर तो बिल्कुल नहीं, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर बिल्कुल नहीं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर बिल्कुल नहीं। किस पर? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। यही विकल्प आपका क्या होता है? सही होता है। अतः आपका विकल्प बी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो पहला विकल्प है सीखने का प्रभाव या नियम, जो थार्डनाइक ने अपने कौन से दिए थे? मुख्य नियम। ठीक है, तो यहाँ सीखने का प्रभाव एवं नियम की बात कर रहा है। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। तीसरा, सीखने का तत्परता नियम। और चौथा है सीखने का सादृश्यता नियम। तो यहाँ आपका प्रभाव का नियम काम नहीं करेगा, न तो अभिवृत्ति का नियम और न ही तत्परता का नियम। कौन सा नियम है?
सीखने का सादृश्यता का नियम आपका क्या होगा, सही विकल्प होगा। अतः आपका विकल्प डी सही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण नहीं है इसमें से, तो सही विकल्प छांटिए। पहला है दूसरों के साथ झगड़ना। क्या यह प्रतिभाशाली बालक के गुण हैं? नहीं है, तो आपका तो यही विकल्प सही होता है इस प्रश्न के हिसाब से। लेकिन अगला है अभिव्यक्ति में नवीनता, बिल्कुल। जिज्ञासा, बिल्कुल। सृजनात्मकता, विचार, बिल्कुल। तो आपका यह गलत है, अर्थात आपका विकल्प ए सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले, तो देखिए विकल्प पहला है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, दूसरा विशेष विद्यालयों में, तीसरा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, चौथा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो ऊपर के आपके तीनों विकल्प क्या होते हैं, गलत होते हैं। प्रश्न के हिसाब से आपके यह चौथा विकल्प आपका सही होता है। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा देने का मतलब ही होता है सामान्य व विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देना। अतः आपका विकल्प डी सही होता है। चलिए अगला प्रश्न, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए विकल्प है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, दूसरा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, तीसरा प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, चौथा अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ठीक है, तो देखिए यह अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना बिल्कुल गलत है। प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना यह भी गलत है। अतः आपका विकल्प सही होता है कौन सा, बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया एक विकार है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर देना है। तो पहला है गणितीय विकार। क्या डिस्लेक्सिया गणितीय विकार है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ डिस्कैल्कुलिया होता है। पठन संबंधी विकार है? बिल्कुल है। डिस्लेक्सिया या डिलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है। ठीक है, तो नीचे के दोनों आपके गलत होते हैं, पहला गलत होता है। अतः आपका विकल्प बी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डॉट 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 भूमिका निभानी चाहिए। अर्थात बालक के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो देखिए अग्रोन्मुखी बिल्कुल होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण बिल्कुल होनी चाहिए, तटस्थ नो, नकारात्मक नो। दो विकल्प ऊपर के आपके सही हैं, लेकिन सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प आपका होगा अग्रोन्मुखी। अतः आपका विकल्प ए सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में अधिकतम बार पूछा जाता है, अभी पिछली बार भी पूछा गया था, 2020 के यूपी टेट के परीक्षा में पूछा गया था, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए विकल्प है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा ए, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? पावलोव? बिल्कुल नहीं, इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन की बात कही है। जीन पियाजे? बिल्कुल नहीं, यह अवस्थाओं के बारे में वर्णन किए हैं, अवस्थाओं का सिद्धांत दिए हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिए हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, इसमें हैं आपके वर्दिमर, कोहलर, कोफका। ठीक है, तो यह सब हैं गेस्टाल्टवादी जिन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत दिए हैं। अतः आपका विकल्प डी सही होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यहाँ सक्रिय 2 बार लिख दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो देखिए सक्रिय सदस्य, एवं केवल सदस्य पूछना तो कुछ और बात होती, लेकिन जैसे ही सक्रिय शब्द आ जाता है आप तुरंत कहाँ जाएंगे? किशोरावस्था पर। ठीक है, तो आपके ऊपर के तीनों विकल्प क्या होते हैं? गलत होते हैं। अतः आपका विकल्प डी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? आप स्वयं जानते हैं कि जीन पियाजे साहब हैं जिन्होंने बालक के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किए हैं। अतः आपका विकल्प सी सही होता है। ठीक है, चलिए जाते जाते एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।